हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से इतिहास हिस्ट्री पार्ट 2 समाजवाद एवं साम्यवाद इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें पढ़े थे। आज पुनः इसी पार्ट को यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद पार्ट का दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत जबरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है। और ये सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, यानी कि इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट की वीडियो और ये पार्ट सेकंड की 16 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आप इस एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है इसमें एक भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट से अगर आएगा तो वो छूटने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए आप इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखिए कि आप एग्जाम में कुछ बहुत बड़ा फोड़ने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जहां भी कोई संदेह होगा तो उस संदेह को कमेंट में लिखना है और पूछना है, ताकि हम कमेंट को बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं कीजिएगा तो वीडियो चालू हो जाएगा, तो उस समय आप वीडियो में भुला जाइएगा और नहीं कर पाइएगा। इससे पहले हम लोग पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों में शेयर कर लिए। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज से बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत जो संघ है उसका विघटन कब हुआ। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1953 में हुआ था, या 1964 में हुआ था, या 1985 में हुआ था, या 1991 में हुआ था। तो आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए सोवियत संघ का विघटन करने में, यानी कि सोवियत संघ का विघटन होने में सबसे बड़ा अगर रोल था तो एक व्यक्ति का रोल था। उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। बाबू एक मिनट, उसका नाम था मिखाइल है ना बाबू, गोर्बाचेव। क्या नाम था बाबू उसका? मिखाइल गोर्बाचेव। और इसके वजह से जो सोवियत संघ है बाबू वो विघटित हो गया। विघटित होने का मतलब होता है टूट गया, विघटन का मतलब होता है टूट जाना। और ये बाबू जानते हैं सोवियत संघ जो टूट गया वो मिखाइल गोर्बाचेव के वजह से टूटा। और उस समय मिखाइल गोर्बाचेव जो है विश्व भ्रमण पर निकले थे, किसी किसी देश का भ्रमण कर रहे थे। और उस समय जब सोवियत संघ टूटा तो उस समय ये भारत की यात्रा पर थे। किस देश की यात्रा पर थे? भारत की यात्रा पर थे। ठीक है ना। और कब वो सोवियत संघ विघटन हुआ तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें होगा 1991। क्या होगा बाबू? 1991। और क्वेश्चन यह भी आता है कि सोवियत संघ विघटित होकर कितने देशों में बट गया। क्वेश्चन आता है बेटा कि सोवियत संघ विघटित होकर कितने देशों में बट गया। तो सोवियत संघ बाबू विघटित होकर 15 वो देश में बट गया था। कितने देशों में बट गया था बाबू? 15 देशों में सोवियत संघ विघटित होकर बट गया था। ठीक है ना बाबू, एक मिनट थोड़ा सा मार कर देख लेता हूं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है बाबू, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो आपको बताना है क्या ब्रिटेन में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रूस में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहां पर था? आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप बता सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन बाबू ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिटेन में। और चार्टिस्ट आंदोलन 1838 से लेकर, चार्टिस्ट आंदोलन बाबू 1838 से लेकर इसका समय जो था 18
1948 ईस्वी तक, ये ऑलमोस्ट 10 वर्षों तक हुआ। और ये इसमें क्या था कि श्रमिक वर्गों के राजनीतिक अधिकार न मिलने के कारण, श्रमिक लोगों को राजनीतिक अधिकार न मिलने के कारण बाबू वो हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है ना बाबू, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था? तो सर जी, गुरु जी, राजनीतिक अधिकार जो श्रमिक लोगों को नहीं मिला था, तो 1838 से ये क्रांति चलते चलते 1848 ईस्वी तक आ गया था। उसी को हम लोग बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। अगर प्रश्न ये आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कौन से कैसी आंदोलन है, तो चार्टिस्ट आंदोलन श्रमिक लोगों के राजनीतिक अधिकार न मिलने के कारण जो आंदोलन चला वही चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। और चार्टिस्ट आंदोलन का बाबू कार्यकाल पूछेगा तो 1838 से लेकर 1848 ईस्वी तक होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। बताइए बाबू, क्लियर है? कोई कहीं दिक्कत नहीं? दम आनंद आ रहा है, दम मजा आ रहा है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से आप क्या कीजिए, वीडियो को शुरू नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक जबरदस्त हमारे अंदाज में देख लीजिए। और इससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है उस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लिखिए और मन से पढ़िए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है ना बाबू, क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेटोवास्क की संधि किन राष्ट्र के साथ की थी? तो ये बताइए, इंग्लैंड के साथ किया था, फ्रांस के साथ किया था, जर्मनी के साथ किया था, या इटली के साथ किया था? तो इसमें बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन साफा दिखाई दे रहा है कि लेनिन जो है ब्रेटोवास्क की जो संधि किया था वो किसके साथ किया था? तो बाबू जर्मनी के साथ किया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ब्रेटोवास्क की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 3 मार्च 1918 को। याद कर लेना होगा, लिख लेना होगा बाबू कि ब्रेटोवास्क की जो संधि हुई थी बाबू कब हुई थी? तो आपको बता दें 3 मार्च 1918 को। 3 मार्च बाबू लिख लीजिएगा, 1918 को ब्रेटोवास्क की संधि हुई थी। लेनिन ने करवाया था। और पूछ देगा किन किन दो देशों के बीच ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि हुई थी? तो आपको आंसर में बताना है रूस और जर्मनी के बीच। बाबू आंसर में क्या बताना है? रूस और जर्मनी के बीच। आंसर में क्या बताना है बाबू? रूस और जर्मनी के बीच जो संधि हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि हुई थी। और ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि बाबू कब हुई थी? तो 3 मार्च सर जी 1918 की हुई थी। बताइए बाबू, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत है ना? मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यानी कि आपको बताना है कि जो ये सब सारे लोग हैं, यानी कि लुई ब्ला जो है, सेंट साइमन जो है, कार्ल मार्क्स साहब हैं, रॉबर्ट ओवन साहब हैं, तो ये सब जो थे, तो कौन कह रहा है कि यूरोपीय समाजवादी नहीं थे? यानी कि इनमें से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं थे आपको बताना है। तो बताते चले कि जो जर्मन के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स साहब, यह यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, यह जर्मन के समाजवादी थे। कहाँ के समाजवादी थे बाबू? कार्ल मार्क्स साहब यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, ये जर्मन के समाजवादी थे। क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन आता है बाबू कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर में क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? जर्मनी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? क्वेश्चन आएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो आंसर में क्या लिखिएगा? जर्मनी लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू? जर्मनी लिखिएगा। तो आप लोग जान गए कि यूरोपियन समाजवादी के जो रहने वाले व्यक्ति थे, लुई ब्ला थे, सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवन थे, लेकिन कार्ल मार्क्स साहब जर्मन के रहने वाले थे, इनका जन्म जर्मन में हुआ था। बताइए कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति
किसने लागू की? आपको अगर याद है तो कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि सर जी नई आर्थिक नीति जो है किस व्यक्ति ने चालू किया। चलिए हम आपका कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे कि बाबू नई आर्थिक नीति किसने लागू की। आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है, ठीक है ना बाबू। देखिए नई आर्थिक जो नीति है बाबू, यह लागू करने वाले व्यक्ति क्या लेनिन है, क्या स्टॉलिन है, या फिर प्लाखोनेवा है, या टॉल्स्टॉय है। आपको जो मालूम है, आपको जो जानते हैं, आप जिसका आंसर उसको लिख डालिए। तो चलिए हम बताते चलते हैं कि नई आर्थिक नीति के जो लागू किए थे व्यक्ति वो लेनिन साहब थे। कौन थे बाबू? लेनिन साहब ने नई आर्थिक नीति नियम को लागू किया था। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। चलिए बताते चलिए कि नई आर्थिक नीति जो है बाबू कब लागू हुआ। तो नई आर्थिक नीति जो है बाबू यह 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आएगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था, तो 1921 ईस्वी में लागू किया था। इससे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लेनिन से आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु आ जाता है कब हुई, तो नई आर्थिक नीति लगाने के 3 साल बाद लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अर्थात पूछ देंगे तो लेनिन की मृत्यु आपको बताना पड़ेगा 1924 ईस्वी में लेनिन की क्या हो गई थी बाबू, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो जान लीजिए कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो लेनिन ने लागू किया था। तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया था, तो 1921 ईस्वी में लागू किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए वेरी गुड, देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी कि जब लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 ईस्वी में, तो लेनिन की जब मृत्यु हो गई तो कोई और समाज सुधारक उस जगह, उस एरिया, उस क्षेत्र में, उस देश में रहना तो चाहिए। तो लेनिन के उत्तराधिकारी के पद पर वहां की जनता, वहां की लोग किसको चुना। वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि लेनिन के उत्तराधिकारी के पद पर रहा। आपको बताना है बाबू कि स्टॉलिन था, या कार्ल मार्क्स था, या केरेंस्की था, या नॉन ऑफ दिस, जिसमें से कोई नहीं थे। बताइए क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा आंसर। तो आपको बताते चले कि लेनिन की जब मृत्यु हो गई तो लेनिन के मृत्यु के बाद उसके स्थान, उसके पद, उसके जगह पर जो आया वो आया स्टॉलिन आया। बताइए बाबू कौन आया था, स्टॉलिन आया। और आप लोग पूरे वीडियो को शिद्दत के साथ देखिएगा, नोट डाउन करके देखिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा एकदम। इस चैप्टर से कहीं से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑब्जेक्टिव आप दौड़ा कर मारिएगा, एकदम उखाड़ दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है आपको। स्टॉलिन हो गया, ठीक है। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन हो गया बाबू, स्टॉलिन हो गया, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के संसद को क्या कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है। जिस तरह से भारत के संसद को हम लोग सांसद बोलते हैं, ठीक है, या पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसी तरह से रूस के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो रूस के संसद को पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, संसद नहीं कहते, ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो देखिए स्वप्नदर्शी जो समाज के संस्थापक थे वो जो थे वो व्यक्ति थे, ओवन साहब थे कि मार्क्स साहब थे कि एंजेला साहब थे कि लेनिन थे। बताइए स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, मतलब कौन थे। तो आपको बता दें कि स्वप्नदर्शी समाज का जो संस्थापक थे वो रॉबर्ट ओवन साहब थे। इनका पूरा नाम आ जाता है तो रॉबर्ट ओवन। बाबू इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ओवन। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ओवन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। और आ जाता है कि रॉबर्ट ओवन साहब का जन्म कब हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रॉबर्ट ओवन साहब का जन्म कब हुआ था, तो जान जाइए रॉबर्ट ओवन साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17
1771 ईस्वी में। कब हुआ था? 1771 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन साहब का जन्म हुआ था। अगर पूछ दे रॉबर्ट ओवन साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1858 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू मृत्यु? मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1858 ईस्वी में। रॉबर्ट ओवन साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एक और आता है कि रॉबर्ट ओवन किस तरह के व्यक्ति थे। तो बाबू अब जान लीजिए, रॉबर्ट ओवन जो थे वह एक समाज सुधारक थे और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी थे। ऐसे तो ये दो तीन चीज बहुत ज्यादा थे, इनको आज लोग उस एरिया के बुद्धिमान व्यक्ति भी जानता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता था, लेकिन विशेषकर समाज सुधारक थे और उद्यमी थे। उद्यमी का मतलब होता है व्यवसायी ना। क्या थे? समाज सुधारक। समाज सुधारक का अर्थ होता है कि समाज को अच्छा बनाना, ठीक है। समाज सुधारक थे और उद्यमी थे। और उद्यमी का मतलब होता है व्यवसायी, रोजगारी करने वाला, मतलब व्यापारी, अच्छी किस्म का व्यापारी, लोगों को भलाई करने वाला, ठीक है। और समाज सुधारक का मतलब होता है कि समाज में जो कुरीतियां, जो गलतियां हो रही है, जो समाज में बड़े लोग जो है छोटे लोगों को दबा रहे हैं, ठीक है ना, समाज में जो तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न हो रही है उसको हटाना, उसके बारे में सोचना इनका काम था, ठीक है। किनके बारे में? तो रॉबर्ट ओवन साहब के बारे में। तो इनसे आप कितना क्वेश्चन जाने? सबसे पहला जाने कि स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन साहब थे। फिर आप क्या जाने कि रॉबर्ट ओवन साहब का जन्म कब हुआ, तो 1771 ईस्वी में हुआ। फिर आप क्या जाने कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1858 ईस्वी में हुई। फिर आप क्या जाने? आप जाने कि सर जी रॉबर्ट ओवन साहब समाज सुधारक थे और साथ ही साथ एक बहुत कुशल उद्यमी भी थे। उद्यमी का अर्थ होता है एक कुशल व्यापारी भी थे, ठीक है ना बाबू। तो इसमें आपने 8 क्वेश्चंस को देखा और 8 क्वेश्चन को ईमानदारी से देखा, तो जरूर आप इस 8 क्वेश्चन में कुछ बवाल, कुछ एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, उससे पहले हम अपना वीडियो को देख लें। हाँ ठीक है, नहीं तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस जो है बाबू, यह किसने तैयार किया? देखिए अप्रैल थीसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस पहले समझ लीजिए क्या है। अप्रैल थीसिस में मुख्य रूप से 3 गो बात रखा गया था ना। अप्रैल थीसिस में मुख्य रूप से 3 बात रखा गया था। एक रखा गया था कि युद्ध को विराम कर दिया जाए। दूसरा बात रख दिया गया था कि जो भी चीज है वो सरकारी है तो उसको गैर सरकारी बना दिया जाए, ठीक है ना, उसको क्या बना दिया जाए? गैर सरकारी बना दिया जाए। और तीसरा बात जो रखा गया था कुछ सामाजिक सुधार के बारे में रखा गया था। ये 3 बात रखा गया था अप्रैल थीसिस के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? और एक बात है कि अप्रैल थीसिस 1971 ईस्वी में तैयार किया गया था, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने और स्टालिन ने कि मार्क्स ने? तो अप्रैल थीसिस जो है बाबू लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन यह आ सकता है 1917 की क्रांति कब हुई थी? 1917 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था ना, ठीक है। या हो सकता है कि किस रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या है? क्या फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति या अक्टूबर क्रांति की नवंबर की क्रांति? चलिए बताइए, अगर आपको याद है कि रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या था या 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए सर जिसका आंसर ये होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। इसको हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। या क्वेश्चन आएगा रूसी क्रांति को और किस नाम से जानते हैं?
क्वेश्चन क्या आएगा, रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो अक्टूबर की क्रांति कहा जाएगा। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। यानी कि काम का जो अधिकार होता है व्यक्तियों का, उसको सबसे पहले जो संवैधानिक अधिकार है, सबसे पहले संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला, वो कौन सा देश में मिला, वो आपको बताना है। तो हम आपको बता दें, आंसर में सोवियत संघ होगा, या जर्मनी होगा, या इंग्लैंड होगा, कि फ्रांस होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, तो हम आपको बता दें कि ये होगा सोवियत संघ। क्या होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ को हम लोग रूस कहते हैं। सोवियत संघ जो है ना, टूटकर जब 15 गो राष्ट्र में बट गया, तो उस समय अलग अलग 15 गो देश बन गया। अलग अलग 15 गो क्या बन गया, देश बन गया। तो उस समय जब एक में सब था तो सोवियत संघ कहा जाता था। और कब सोवियत संघ में 15 गो राष्ट्र बना, तो हम आपको बताए हैं 1991 ईस्वी में। कब बाबू, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ टूट के 15 गो राष्ट्र बन गया, जिसको हम लोग अभी सोवियत संघ को रूस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूस। सोवियत संघ को रूस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का जो सबसे पहले कहाँ मिला, तो वो सोवियत संघ में मिला, रूस को मिला। ठीक है ना, यहाँ पर आप कोई भी काम को कर सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आप कोई भी काम को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, बशर्ते वह काम जो है कानून के नजर में अपराध नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते वो काम जो होना चाहिए सरकार के नजर में अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस वही सबसे पहला जो देश था जो कि अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था, देश का नाम था सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस कहते हैं। बोल्शेविक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बताइए। सबसे पहले हम पूछते चलते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो याद कर लीजिए, जान जाइए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि बोल्शेविक क्रांति जो सर हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बाबू, लिख लीजिए, बोर्ड पर छोटा जगह है, नहीं लिखा पाएगा, इसलिए आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो सर जी नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है ना, लिख लिए। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लेनिन। क्या नाम था बाबू, लेनिन नाम था। क्या नाम था, लेनिन। इस क्रांति से जो जार निकोलस द्वितीय का क्या हो गया ना, अंत हो गया। क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक क्रांति से किसका अंत हो गया। क्वेश्चन आता है बोल्शेविक क्रांति से किसका अंत हो गया, तो जार निकोलस द्वितीय का अंत हो गया। बोल्शेविक क्रांति से किसका अंत हो गया, तो जार निकोलस द्वितीय, जान जाइए, जार निकोलस द्वितीय, दो लिख दिए तो द्वितीय समझ जाइएगा। क्या होता था कि जो जार निकोलस द्वितीय जो था वो वहां पर जहां कहा रूस में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया था और किसी भी प्रजा से कुछ मतलब नहीं था। एकदम आराम से क्या करता था, प्रजा गरीब है कि प्रजा मर रहा है कि प्रजा किस तरह से तड़प रहा है, उसको खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो परेशान है कि नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं था जार निकोलस द्वितीय का। तो वहां पर एक क्रांति आया जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्रांति के कारण क्या हुआ, इस क्रांति के कारण जार निकोलस द्वितीय का क्या हो गया, अंत हो गया, उसको गद्दी से हटकर भागना पड़ा। ठीक है ना बाबू, तो ये आप बात को जान जाइए। अगर क्वेश्चन आएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में, ठीक है ना, और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति के बाद किसका अंत हो गया, तो जार निकोलस द्वितीय का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि माँ उपन्यास, एक उपन्यास है जिसका नाम है माँ, एक उपन्यास है जिसका नाम है माँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन था। देखिए बाबू, एक बात और बता देते हैं,
जितना आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन नौकरी के तैयारी में ये सारा क्वेश्चन को पढ़ना है। आप रेलवे की तैयारी कीजिए, चाहे बैंक का तैयारी कीजिए, चाहे एसएससी का तैयारी कीजिए, जो आपके घर के भैया होंगे, है ना, या दीदी होंगी या कोई होगा, अगर बढ़िया से रेलवे बैंक एसएससी की तैयारी करता होगा ना, ये क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिएगा, वो बोल देगा अरे यही सब तुम लोग पढ़ता है। देखिए क्या होता है ना, लोग 9 क्लास और 10 क्लास के बढ़िया से साइंस और सोशल साइंस नहीं पढ़ते हैं, और लास्ट में वही चीज़ जब पढ़ते हैं ना नौकरी के समय, तैयारी करने के समय, तो उनको लगता है यार ये तो सब चीज़ हम लोग 9-10 में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, याद पड़ता है। कुछ कहीं से कुछ सिलेबस नहीं, 9-10 का सोशल साइंस अब पढ़ लिए, साइंस पढ़िए, लगभग समझ लिए सर्विस के लिए आपका 60 से 70% क्वेश्चन क्लियर हो गया। यही सारा चीज़ पढ़ना ही है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं या चाहे सब क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है कि ये सब चीज नौकरी का हाईवे किया है, ठीक है ना। देखिए माँ उपन्यास के लेखक कौन था, तो नोवा था, टॉल्स्टॉय था, गोर्की था या तुर्गेनेव था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ उपन्यासकार के जो लेखक थे वो गोर्की थे। कौन थे? गोर्की थे। कौन थे बाबू? गोर्की। माँ उपन्यासकार के लेखक कौन थे? गोर्की थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। जार जो होता है बाबू क्या होता है? जार पीने वाला जग नहीं होता है। ऑप्शन में भी आता है कि जार क्या है, क्या पीने वाला जग है ना। जार क्या है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को बाबू क्या कहते हैं? जार। तो वही क्वेश्चन है कि 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था, क्वेश्चन में आता है कि रूस की क्रांति कब हुआ था, तो आंसर में मानना है 1917 में हुआ था। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार यानी कि कौन सम्राट का शासन था। तो अभी हमने बताया है कि निकोलस, जो जार निकोलस द्वितीय, देखिए यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय जो था वो उस समय रूसी क्रांति के समय क्या था बाबू? सम्राट था, ठीक है ना, यानी कि सम्राट था। तो पीटर नहीं है, अलेक्जेंडर प्रथम नहीं है, निकोलस फर्स्ट है, ये नहीं होगा, निकोलस द्वितीय यही होगा। क्या होगा बाबू? निकोलस द्वितीय, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आपको बहुत टाइट रिवीजन हो रहा है, और एक तरफ से आपका सब्जेक्टिव भी बहुत ढंग से इस चैप्टर से तैयारी हो रहा है, ठीक है ना। तो जान जाइए अगला क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, ठीक है। देखिए क्या हुआ ना, क्या हुआ कि बहुत तरह का दिक्कत, ठीक है ना, बहुत तरह का जब दिक्कत हो रहा था वहां पर, तो लेनिन ने वहां के सरकार से क्या किया कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे दिलवाए, ठीक है। वहां पर भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे कहाँ दिलवाए लेनिन ने। 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ लेनिन होगा, कार्ल मार्क्स नहीं होगा, लेनिन होगा। तो भूमि यानी शांति और रोटी का नारा दिलवाया गया, क्योंकि वहां पर जार निकोलस द्वितीय के द्वारा इतना गरीबी बढ़ गया था कि उसको प्रजा और राजा से कुछ मतलब नहीं था। तो वहां के प्रजा जो है आंदोलन किए, और उस आंदोलन में भूमि, शांति और रोटी की मांग की। तो वही बोल रहा है कि इसमें ये 3 नारा कौन व्यक्ति दिया था, तो ये 3 नारा लेनिन ने दिए थे। कौन दिए थे? लेनिन ने ये 3 नारा दिए थे। एक मिनट बाबू, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन क्या है कि भूमि शांति, है ना, भूमि शांति, ठीक है बाबू, लेनिन होगा। क्या होगा? लेनिन। भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने ये 3 नारे दिए थे, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे होती है? तो बताइए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? दंगा फसाद करना। तो सांप्रदायिकता कैसे होता है? तो सांप्रदायिकता जो होता है, कोई व्यक्ति अपने धर्म को कहता है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा धर्म है, तुम्हारा धर्म बहुत खराब धर्म है, तो उसमें सांप्रदायिकता होने लगती है। तो सांप्रदायिकता 2 धर्मों के बीच होने लगती है, ठीक है। तो सांप्रदायिक जो होता है बहुत खराब चीज है, उसमें सभी धर्मों को स्वतंत्र रहना चाहिए।
सभी धर्म को अपना अपना एक मानने का तौर तरीका होता है और सभी धर्म अच्छा धर्म है, ठीक है। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि ये मेरा धर्म ही अच्छा है, आपका धर्म खराब है। सभी धर्म अच्छा है, सभी धर्म बिल्कुल अच्छा है। इसलिए जो व्यक्ति जिस धर्म के रहते हैं वो अपना धर्म अच्छा से माने और दूसरे धर्म को क्या करे, बुराई न करे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे होती है, तो धर्म पे होती है कि क्षेत्र पर होती है कि चरित्र पर होती है कि सेना पर होती है। तो बाबू सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है वो होती है आपके धर्म पर होती है। बाबू किस पर होती है, तो धर्म पर होती है। आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को देखा। इस 16 क्वेश्चन में हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप इसको नोट डाउन करते होंगे अर्थात कॉपी पर उतारते होंगे तो वाकई आप इस 16 क्वेश्चन से 40 के आसपास क्वेश्चन उतार लिए होंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने बाबू बताया है सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI है और एग्जाम के लिए है। और एग्जाम में अगर आप इतना 16 क्वेश्चन और इससे पहला वीडियो जो पार्ट 1 देखेंगे इसी चैप्टर का, वो क्वेश्चन अगर देखकर एग्जाम में जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में इस पार्ट से अर्थात समाजवाद एवं साम्यवाद से कुछ गजब का कारनामा करने वाले हैं, जिससे आपका इस चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा, कोई संदेह नहीं है। या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो दोनों बन जाएगा। ये वीडियो से और इससे पहले वाली वीडियो से सब्जेक्टिव भी आ जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एकदम लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं।